पिछड़े वर्ग का मतलब ओबीसी समाज के लोगों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से हम लोग पूरे देश भर में ओबीसी को जागृत करने का काम, संगठित कर और जागृत और संगठित करके उनके हक अधिकार के लिए सड़कों पर भी उतरने का काम लगातार कर रहे हैं। 25 मई 2022 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में जाति आधारित जनगणना सहित तमाम मुद्दों को लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया था। 29 नवंबर 2022 को फिर से हम लोगों ने भारत बंद का आह्वान जाति आधारित जनगणना सहित तमाम मुद्दों को लेकर किया था। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओबीसी का नगर निकाय चुनाव में आरक्षण खत्म किया था, तो उसके खिलाफ में उत्तर प्रदेश बंद भी 9 जनवरी को हम लोगों ने किया और उत्तर प्रदेश सरकार को यह कहना पड़ा कि बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होने देंगे। जो हम कह रहे थे वो सरकार को कहना पड़ा और सरकार ने उसके लिए आयोग गठित किया। सुप्रीम कोर्ट गई, सरकार ही सुप्रीम कोर्ट गई कि हाई कोर्ट ने जो ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव करने का फैसला दिया है, इस पर रोक लगाई जाए और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया कि 31 मार्च तक सरकार जो आयोग गठित किया है वो रिपोर्ट दे और उसके आधार पर आरक्षण लागू हो और फिर चुनाव हो। तो साथियों, लोकतंत्र में गोली नहीं चलती, बोली चलती है और जिसको अपनी बोली बोलना आता है उसकी समस्याओं का समाधान होता है। यहाँ जो ओबीसी के लोग आए हैं उनको अपनी बोली पता है और उनको अपनी बोली बोलना भी आता है, वो बोल भी रहे हैं। मगर ओबीसी की आबादी जितनी ज्यादा है उतना ही कम ओबीसी की बोली बोलने वाले लोग। ओबीसी की आबादी बहुत ज्यादा है मगर ओबीसी की बोली बोलने वाले लोग उतना ही कम है। तो सबसे पहले तो जो यहाँ जानकार और समझदार लोग आए हुए हैं उनको हम अनुरोध करना चाहते हैं कि ये अपनी बोली बोलने वाले लोग बढ़ाए जाए। जो हमारी बोली है ये बोली बोलने वाले लोग बढ़ाए गए। पूरे देश में हम लोग, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, महाराष्ट्र में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हुए, महाराष्ट्र में माता सावित्रीबाई फूले हुई, महाराष्ट्र में छत्रपति साहू जी महाराज हुए, महाराष्ट्र में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हुए, महाराष्ट्र में संत गाडगे महाराज हुए, संत तुकाराम महाराज हुए। ऐसे तमाम महापुरुष महाराष्ट्र में हुए जिनको आदर्श मानकर पूरे देश भर में हम लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का और चलाने का काम कर रहे हैं। उसमें से बहुत सारे महापुरुष ओबीसी समाज में पैदा, मगर महाराष्ट्र के अंदर अगर ओबीसी मूवमेंट कमजोर है तो ये मुझे नहीं लगता कि ये जो है अच्छी बात है। महाराष्ट्र के अंदर ओबीसी मूवमेंट और ज्यादा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जिन महापुरुषों को आदर्श मानकर हम लोग पूरे देश भर में मूवमेंट चलाने का काम कर रहे हैं, पूरे देश भर में आंदोलन चलाने का काम कर रहे हैं, उसमें से ज्यादातर महापुरुष की जन्मभूमि और कर्मभूमि महाराष्ट्र है। मैं तो महाराष्ट्र आता हूं तो मुझे गर्व महसूस होता है, मुझे गौरव महसूस होता है कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर आ गया, छत्रपति साहू जी महाराज की धरती पर आ गया, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की धरती पर आ गया, क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फूले की धरती पर आ गया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की धरती पर आ गया, गाडगे महाराज की धरती पर आ गया। मुझे तो गर्व महसूस होता है कि जिन महापुरुषों ने इस देश में स्थिति और परिस्थिति को बदलने का काम किया और जिस समाज की स्थिति
लगभग जानवरों के बराबर थी, उसको इंसान में बदलने का काम किया। उनके जन्मभूमि और कर्मभूमि पर मैं आया हूं तो ये मुझे अपने आप में गर्व और गौरव महसूस होता है। तो साथियों, इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है। बोली बोलने के भंडारा में बहुत सारे ओबीसी हैं, मगर इतने इकट्ठे हुए, इतने में भी ओबीसी कितने हैं? वो भी एक इशू है। तो जो भी हमारे साथी हैं उनको तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे, 6 दिन आप अपना काम करो, अपने परिवार के लिए काम। सप्ताह में 6 दिन आप अपना काम करो, अपने परिवार के लिए काम करो, मगर एक दिन गारंटी से समाज के लिए काम करो। एक दिन में फिर कोई कमी नहीं होना चाहिए। 6 दिन परिवार को समर्पित, एक दिन अपने महापुरुषों को और समाज को समर्पित। ये तय करो, परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाए। बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में जिसकी आबादी है ज्यादा है, उसको घबराने की क्या जरूरत है? बड़े से बड़े रियासतों को और बड़ी से बड़े राजाओं को पलटने का काम वहां की जनता ने किया जब जनता विरोध में चली गई। दुनिया का इतिहास उठाकर देख लो, बड़े से बड़े तानाशाहों को धराशायी करने का काम किया। भारत में नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। ईवीएम ऊवीएम काम नहीं आने वाला है, ये काम नहीं आएगा ईवीएम। जब पब्लिक आएगी मैदान में तो ईवीएम काम नहीं आएगा। ईवीएम तब तक काम में आ रहा है जब तक पब्लिक मैदान में नहीं है, जनता मैदान में नहीं है। जिस दिन जनता मैदान में आ जाएगी ये कुछ भी काम में नहीं आएगा। इसलिए जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। मगर उस जन आंदोलन के लिए जिनको ये बात समझ में आई है उनको समय देने की जरूरत है। जो समझ चुके हैं, हमारे लोग नारा लगाते हैं ओबीसी शेर है, जागने की देर है। तो हमने कहा थोड़ा बदल लो इसमें। बोले सर क्या बदल ले? तो हमने कहा ओबीसी शेर है, जगाने की देर है। क्योंकि अपने आप कैसे जागेगा? अपने आप नहीं जागेगा, जगाना पड़ेगा। और जगाएगा कौन? जो जगा हुआ है वो जगाएगा। मैं मानता हूं यहां जितने लोग हैं हाल में, ये बहुत पर्याप्त है। पूरा भंडारा जगाने के लिए बहुत पर्याप्त है। बोरे भर सड़े हुए अनाज से अच्छा मुट्ठी भर अंकुरित अनाज होता है जो कई कुंटल अनाज पैदा कर सकता है। तो यहां जो लोग बैठे हैं अंकुरित होने वाले हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमारी आप लोगों से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और दोबारा से कहता हूं कि 6 दिन परिवार के लिए काम करो और एक दिन अपने महापुरुषों का अभिवादन करो और समाज का काम करो। अगर ऐसा करते हैं हम लोग, कोई गांव नहीं बचेगा, कोई मोहल्ला नहीं बचेगा, कोई घर नहीं बचेगा जहां फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा हम ना पहुंचा दें। और सारी मर्ज की एक ही दवा है, सारी बीमारी की एक ही दवा है। वो दवा क्या है? फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा। जितनी बीमारी है उसकी एक ही दवा है। ये दवा अगर पहुंचा दो समस्या का समाधान हो जाएगा। नहीं तो आप कहते रहोगे ओबीसी शेर है, जागने की देर है, वो जगेगा ही नहीं तो फिर कैसे काम बनेगा? तो ये पहुंचाने की जरूरत है। अगर ये पहुंचाएंगे तो काम होगा। एक आरएसएस की विचारधारा है जो ओबीसी को हिंदू बना रही है। ओबीसी हिंदू है नहीं मगर बना रही है। ओबीसी हिंदू इसलिए नहीं है कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है। आप रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, श्रुति पढ़ो, स्मृति पढ़ो, कहीं पर भी हिंदू नहीं लिखा हुआ।
जब हम लोगों ने इसका प्रचार करना शुरू कर दिया तब वो कहने लगे नहीं अब हिंदू नहीं है सनातन है। पहले हिंदू कह रहे थे, अब कहने लगे सनातन है। ना हिंदू है ना सनातन है, ब्राह्मण धर्म है। क्यों ब्राह्मण धर्म? क्योंकि अगर ये हिंदू धर्म होता है तो जितने हिंदू होते सबको बराबर का अधिकार होता। अगर ये मान लो उनके कहने से सनातन धर्म होता तो जितने सनातन होते सबको बराबर का अधिकार होता, क्योंकि हर धर्म में जितने उस धर्म को मानने वाले लोग हैं सबको बराबर का अधिकार। ये ब्राह्मण धर्म क्यों है? क्योंकि हर ब्राह्मण को बराबर का अधिकार है। ये ब्राह्मण धर्म क्यों है? क्योंकि हर ब्राह्मण को बराबर का अधिकार है, मगर दूसरे लोगों को नीच बनाया गया, अछूत बनाया गया, शूद्र बनाया गया। मतलब दूसरे लोगों को बराबर का अधिकार नहीं है, तो जिनको बराबरी का अधिकार नहीं है उनका धर्म, और जो ऊंचे बनते हैं अपने को उनका धर्म, दोनों का एक कैसे? अभी उत्तर भारत में बड़ी बहस चल रही है। बिहार में एक मंत्री है चंद्रशेखर यादव, उन्होंने बयान दे दिया ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये लिखा है रामचरितमानस में, अवधी भाषा में लिखा है। हमारी जो मूल भाषा है वो अवधी भाषा है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, जहाँ साकेत है जिसको अयोध्या नाम रखा इन लोगों ने, पुष्यमित्र शुंग ने, तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तो अवधी भाषा है, तो तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में उसको लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, इनको पीटने से ही काम होता है। ये लिखा, उसका अर्थ ये है, वो लिखा है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब ढोल को जब पीटोगे तभी तो बजेगा। तुलसीदास जी बहुत विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा कहीं बाद में इसकी व्याख्या कुछ लोग दूसरा ना कर दे, इसलिए उन्होंने ढोल को उसमें डाला। ढोल गंवार शूद्र पशु, पशु और नारी दो डाला, ढोल और शूद्र को डाला। क्यों ढोल और पशु को डाला? क्यों? कि ढोल कैसे काम करता है, जब उसको पीटोगे तब बजेगा, और पशु उसको भी पीट के काम कराते हैं। मान लो पहले खेतों में बैल से खेत जोता जाता था, हम लोग किसान के यहाँ पैदा हुए तो बाबा जी हमारे होते थे, जब बैल नहीं चलता था तो उसको पीछे से रखते थे, एक मारते थे तो फिर वो चलता था। तो मतलब ये है कि तुलसीदास जी कितने विद्वान आदमी थे। आज के ब्राह्मण कह रहे हैं नहीं, वो ताड़न का मतलब पीटना नहीं है, वो तो उनका कल्याण करना है। अरे भाई, तो ब्राह्मणों का कल्याण क्यों नहीं करना है? क्षत्रियों का कल्याण क्यों नहीं करना है? वैश्यों का कल्याण क्यों नहीं करना है? शूद्रों का कल्याण करना है। तो ढोल का कल्याण क्या करना है? अगर इसका मतलब कल्याण करना है तो ढोल का क्या कल्याण करना है? तो आज फंस रहे हैं वो, इसलिए गलत व्याख्या कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि एक जाति को लिख करके बताया गया, जाति का नाम लेकर के बताया गया। महिलाओं के बारे में तो इतना ज्यादा लिखा गया है, इतना ज्यादा लिखा गया है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और ये भी लिखा, पूजय विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजय गुण ज्ञान प्रवीण। तो आपको समझ में नहीं आ रही होगी भाषा, अवधी भाषा है। इसका मतलब क्या है? अगर ब्राह्मण के पास कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञानहीन ब्राह्मण है, गुणहीन ब्राह्मण है, शीलहीन ब्राह्मण है, तो भी उसकी पूजा होनी चाहिए। तुलसीदास जी ने लिखा है जो गुणहीन ब्राह्मण है, ज्ञानहीन ब्राह्मण है, शीलहीन ब्राह्मण है, उसकी पूजा होनी चाहिए। लेकिन शूद्र अगर गुण में प्रवीण है, गुण में योग्य है, ज्ञान में योग्य है, शील में योग्य है, मतलब गुणवान भी है, ज्ञानवान भी है, शीलवान भी अगर शूद्र है, उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। ये लिखा है।
अगर ये लिखा है तो जिन्होंने ये लिखा, तुलसीदास ब्राह्मण थे, अगर उन्होंने लिखा तो ब्राह्मणों के बारे में तो नहीं, ब्राह्मणों के बारे में लिखा ये गुणहीन हो, ज्ञानहीन हो, शीलहीन हो तो भी इसकी पूजा करो, और शूद्र जो है ज्ञानवान है फिर भी पूजा मत करो, शीलवान है फिर भी पूजा मत करो, गुणवान है फिर भी पूजा मत करो। तो ये धर्म हमारा और उनका एक कैसे हो सकता है? हमारा और उनका धर्म एक कैसे हो सकता है? अगर ये बातें लिखी है तो मनुस्मृति में तो बहुत सारा लिखा है, वो तो हम लोग बोलते ही रहते हैं कि इनके कान में शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए, आंख में सूजा डाल देना चाहिए, उच्चारण करे तो जीभ काट देना चाहिए। तो मनुस्मृति में तो लिखा ही लिखा है। ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हैं, एक नहीं बहुत सारी बातें लिखी हुई है, और केवल लिखी हुई नहीं है, ये व्यवहार में है। केवल लिखी हुई नहीं है, ये व्यवहार में है। जो लोग समाज में हैं सबको इस व्यवहार का अनुभव है कि अपने को ऊंचा समझते हैं और दूसरे लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। अगर ऐसा है तो उनका धर्म और हमारा धर्म एक कैसे हो सकता है? और अगर सारा हित ब्राह्मणों का ही उस धर्म में लिखा है तो वो धर्म सबका धर्म कैसे हो सकता है? जिस धर्म में सारा हित ब्राह्मणों का लिखा है वो धर्म सबका धर्म कैसे हो सकता है? वो धर्म का धर्म नहीं हो सकता। मगर लोकतंत्र लागू हो गया, समस्या ब्राह्मणों की क्या पैदा हो गई? लोकतंत्र लागू हो गया। अब लोकतंत्र में हमारा वोट उनको चाहिए। 52% का वोट लिए बगैर 3% के ब्राह्मण शासक तो बन नहीं सकते। ये जो गिनती नहीं हो रही है इसका कारण बता रहा, गिनती जो नहीं हो रही है इसका कारण बता रहा हूं कि 3.5% ब्राह्मण 52% ओबीसी का वोट लिए बगैर शासक बन नहीं सकते। तो अगर 52% ओबीसी का वोट लेना है तो ब्राह्मण अगर ओबीसी के गली मोहल्ले में आए और कहें हमने तुमको शूद्र घोषित किया था, तुमको पढ़ने से, लिखने से, धन संपत्ति रखने से, बोलने से, सुनने से पाबंदी लगाई थी, हमने लिखा है तुमको पीटना चाहिए, तुम हमें वोट दे दो, मिलेगा वोट? नहीं मिलेगा। बल्कि ओबीसी का आदमी घर में ढूंढेगा लाठी किधर है, निकालो तो थोड़ा। तो ब्राह्मण सोचा है तो खतरा है, इस तरीके की बात करने से वोट तो नहीं मिलेगा, लाठी जरूर मिल सकती है। तो फिर ब्राह्मणों ने सोचा कि क्या किया जाए। तो ब्राह्मणों ने देखा कि ओबीसी के लोग को मोटिवेट किया जाए कि तुम भी हिंदू हो, हम भी हिंदू। जजिया कर ब्राह्मणों ने नहीं दिया, तब ब्राह्मण कहते थे हम हिंदू नहीं है। जब मुगलों ने जजिया कर लगाया तो ब्राह्मणों ने कहा हम हिंदू नहीं है, हम जजिया कर नहीं देंगे। और अब क्या कहते, तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाएगा। अब ओबीसी की एक बहुत बड़ी समस्या है, राष्ट्र के प्रति जो हमारी भावनाएं हैं, देश के प्रति जो हमारी भावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा है। इसका उपयोग गांधी, नेहरू, तिलक ने भी भरपूर किया और इसका उपयोग आज की तारीख में आरएसएस वाले भी भरपूर कर रहे हैं। गांधी, नेहरू, तिलक ने ओबीसी का समर्थन कैसे लिया? ऐसे ही लिया कि देश की आजादी का मामला है, शहीद हो गए कितने ओबीसी के लोग, लाठी खाए, डंडे खाए, गोली खाए। हमारे परिवार से आजाद हिंद फौज में थे हमारे एक दादाजी। तो ओबीसी के लोगों का समर्थन देश के नाम पर लिया। गांधी, नेहरू, कांग्रेस ने देश के नाम पर ओबीसी के लोगों का समर्थन लिया कि देश को आजाद कराना है। ओबीसी के लोगों ने सोचा जब देश आजाद हो जाएगा,
देश में अभी तक कितने मुसलमान प्रधान हमारा चेहरा देखने लगे। जानकारी होती बजरंग दल में थोड़े ही होते। अगर बजरंग दल में है, इतनी जानकारी हो जाने के बाद तो आदमी बजरंग दल में नहीं जाएगा। बजरंग दल में है तो जानकारी नहीं है। तो मैंने कहा मैं बताऊंगा तो हो सकता तुमको विश्वास ना हो। आज गूगल बाबा हर चीज बताते हैं, तो गूगल बाबा को पूछो देश में कितने प्रधानमंत्री हुए और उसमें मुसलमान का नाम देखो, अगर मुसलमान होगा तो पता चल जाए। उन्होंने देखा, कहा एक भी नहीं। हमने कहा आप दूसरा गूगल बाबा से पूछो हम कितने हुए। हमने कहा ओबीसी कितने लगा। हमने कहा ना मुसलमान हुए ना हम हुए। हम और मुसलमान लड़ रहे हैं, दोनों में से एक को तो फायदा होना चाहिए। हम और मुसलमान लड़ रहे हैं, दोनों में से एक तो फायदा होना चाहिए। या तो हमको फायदा हो जाए या तो मुसलमान को फायदा हो जाए। ना मुसलमान 75 साल में प्रधानमंत्री बन पाया, ना कोई ओबीसी नरेंद्र मोदी को छोड़, कोई आजाद ओबीसी 5 साल के लिए देश का चौधरी चरण सिंह कहने के लिए बने और गिर गई सरकार। एक आदमी देवगौड़ा जी कर्नाटक के, वो प्रधानमंत्री बने, जाति जनगणना का फैसला किया, ब्राह्मणों ने सरकार गिरा दिया। बाकी कोई आजाद ओबीसी 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। हमने बजरंग दल वाले को कहा आज तक प्रधानमंत्री नहीं बना, क्या आगे बनने की संभावना है? कोई मुसलमान ऐसा लग रहा है जो आगे वाले चुनाव में बन जाएगा? कहा ऐसा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमने कहा हम लोगों में से कोई लग रहा है जो बन जाएगा? कहा ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमने कहा तो फिर हमारी और मुसलमान की किस बात की लड़ाई? फिर हमने उसको कहा प्रशासन में कितने मुसलमान हैं तुमको पता है? कहा सर हमको नहीं पता है। हमने कहा 79.2% है, ये भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय का आंकड़ा है। और जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे तो अटल जी ने अपने सीनियर अधिकारियों को बुलाया और अटल जी को कहा आप कुछ नहीं कर सकते। अटल जी ने कहा हम देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ नहीं कर सकते। कहा आप क्या करेंगे? कांग्रेस ने पहले ही कर दिया है जितना करना है। तो अटल जी ने कहा कांग्रेस ने क्या कर दिया? कहा देखो 33% मुसलमान अंग्रेजों के समय में प्रशासन में थे, अगर उसके नीचे ले जाओगे तो खाड़ी देशों से तेल लेना पड़ता है, सौदा करने के लिए मुसलमान भेजना पड़ता है ताकि उनको लगे कि भारत सेकुलर राष्ट्र है। देखो मुसलमान अधिकारी आया है तेल का सौदा करने के लिए। तो इतना ही रखा हुआ है। अभी तो अटल जी के बाद में पानी और बह गया। अभी तो 8 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, नहीं जा सकता है। सच्चर कमीशन ने तो उसी ने कहा था कि इनकी हालत अनुसूचित जाति। तो हमने कहा ये जानकारी ले, और सुप्रीम कोर्ट में जुडिशरी है उसमें मुसलमान होने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि वहां तो परीक्षा ही नहीं है। बाबू बनने के लिए परीक्षा है, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए परीक्षा नहीं है। जोशी जी भागवत जी को फोन करते हैं, जोशी जी बताइए, अरे हमारा एक भतीजा है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो भागवत जी कहते हैं जोशी जी आपका भतीजा है तो ध्यान काहे नहीं देंगे? जरूर ध्यान देंगे। तो भागवत जी जोशी जी के भतीजे को जज बना देते हैं। फिर जोशी जी का नंबर आता है तो भागवत जी फोन करते हैं, अरे जोशी जी हम वही भागवत जी बोल रहे हैं, याद है हमारा भी एक भांजा है थोड़ा। ठीक है आपका नहीं देखेंगे तो किसका देखेंगे? तो भाई भतीजावाद है, जातिवाद तो है ही, भाई भतीजावाद है। मैं नहीं कह रहा, करिया मुंडा कमेटी की रिपोर्ट है, पढ़िए करिया मुंडा समिति की रिपोर्ट। मैं नहीं कह रहा हूं, रिपोर्ट है इसकी। ना हम है ना मुसलमान है। मीडिया में तो एकाध एंकर अगर एक मुसलमान हैं
वो ऐसे बिहेव करते हैं कि जितना बिहेव ब्राह्मण नहीं करते उससे ज्यादा वो करते हैं। क्यों? उनको लगता है कहीं हमारे ऊपर कोई आरोप ना आ जाए कि हम मुसलमान होकर के सेकुलर जैसे लग रहे हैं। नहीं, हम मुसलमान होकर के तुम बीजेपी वालों आरएसएस वालों से बड़े कम्युनल हैं। आप देखो एबीपी न्यूज, देखो है उसमें एक दो एंकर है, वो कितना ज्यादा रिएक्ट करते हैं। मतलब बीजेपी वालों प्रवक्ता को बोलने की जरूरत नहीं, वही बोलते हैं बीजेपी की तरफ से। तो विधायिका में जहाँ से कानून बनता वहाँ ना मुसलमान है ना हम हैं। कार्यपालिका में जहाँ से कानून पर अमल होता है वहाँ ना हम मुसलमान हैं ना हम हैं। जहाँ से न्याय मिलता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वहाँ ना मुसलमान है ना हम हैं। मीडिया में ना मुसलमान है ना हम हैं। तो हमारी मुसलमान से किस बात की लड़ाई है? मगर लड़ाई लगाई जाती, कौन सी लड़ाई लगाई जाती है? जब हमने 25 मई का भारत बंद का ऐलान किया है तो बीजेपी वालों को लगा भारत बंद भारत बंद भारत बंद सोशल मीडिया में चल रहा है। अरे बजरंग दल के कुछ लोग देख लेंगे तो वो भी कहीं जाति जनगणना के बारे में ना सोचने लगे। तो बीजेपी वालों ने सोचा कि बजरंग दल वालों को काम पर लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उन्होंने हिजाब का प्रकरण शुरू किया दक्षिण भारत से। हिजाब का प्रकरण खत्म नहीं हुआ था तब तक अजान का प्रकरण शुरू हो गया। मस्जिद पर कब से अजान बजती है याद है किसी को? पता नहीं कब से हो रहा है, जब से शुरू हुआ तब से हो रहा है। और वो भी अजान मोहम्मद साहब ने एक गुलाम व्यक्ति को अपने कंधे पर बिठाकर अजान दिलवाने का काम किया था और ये मैसेज दिया था कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। कब से हो रहा? अच्छा, जो हनुमान मंदिर है उस पर नहीं बजता है? उस पर भी तो बजता है। तो ये तो चल रहा है, इस पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर ऑब्जेक्शन जो लोग पैदा कर रहे हैं नॉन इशू को इशू बनाने का काम कर रहे हैं। अभी बागेश्वर धाम पर सारी मीडिया चल रही है। अरे क्या मतलब है भाई? 2 दिन भर बहस कर रहे हैं वो चमत्कार है कि नहीं है कि नहीं है। क्या मतलब है? देश में बहुत बड़े बड़े इशू हैं, उस पर मीडिया कोई बात नहीं करती है। और इस प्रकार की बातें, अच्छा इसमें मीडिया ने अभी एक और तरीका निकाला। अब इसमें दोनों क्वालिटी के लोग इंगेज हो जाते हैं। जैसे जो अंधविश्वास को नहीं मानता वो भी बिजी हो गया उसको देखने में, और जो अंधविश्वास को मान रहा हो तो बिजी, दोनों को बिजी कर दिया। और लगातार चर्चा चला रहे जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही, पहले तो यही चर्चा होनी चाहिए। अरे भाई 2021 में जनगणना होनी थी, 23 लग गया। आप कहते हो कोविड है, तो कोविड चुनाव के लिए नहीं है, कोविड रैली के लिए नहीं है, कोविड यात्रा के लिए नहीं है, कोविड किसी चीज के लिए नहीं है, जनगणना के लिए केवल कोविड है। कोविड नहीं है, आरएसएस डरी हुई है कि ओबीसी जाग गया है। और अगर ओबीसी की जनगणना के बगैर जनगणना किया तो बवाल होगा। तो 24 का इलेक्शन खत्म हो जाएगा बीजेपी के। ये बीजेपी को पता है, इसलिए वो जानबूझकर जनगणना को डिले कर। अरे सबका साथ सबका विकास की बात करते हो तो विकास बगैर डाटा के होगा क्या? डाटा चाहिए ना विकास के लिए। डाटा कहां से आएगा? जनगणना से आएगा। अभी महाराष्ट्र में निकाय चुनाव रुका हुआ है, आरक्षण ओबीसी का खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? डाटा नहीं। एससी एसटी का क्यों नहीं खत्म होता? डाटा है, जनगणना होती है, नहीं खत्म होता। ओबीसी का क्यों खत्म होता है? महाराष्ट्र में खत्म हुआ, यूपी में खत्म हुआ, मध्य प्रदेश में खत्म हुआ था, फिर वहां उसके बावजूद भी नुकसान हुआ, कई राज्यों में हुआ। डाटा कलेक्ट नहीं करना चाहते और विकास 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 दिन भर चिल्लाते। इन लोगों का एक फार्मूला बहुत अच्छा है, कुछ करो मत, प्रचार करो। केवल करो कुछ मत, प्रचार करते रहो। तो प्रचार करते रहते हैं। प्रचार में हमारा आदमी ट्रैप हो जाता है, आ जाता है। तो उसको हमने जब समझाया तो उसको समझ में आया तो उसने छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे लोग छोड़ दिए बजरंग दल। तो उनको डर लगता है कि अगर इधर आ गए तो छोड़ देंगे।
अजान का विवाद खड़ा किया, कहा बजरंग दल वालों को जहां मस्जिद में अजान होती है उधर जाकर हनुमान चालीसा बजाओ, अपने घर में मत बजाओ, मस्जिद के सामने जाकर बजाओ, ताकि मुसलमानों से टकराव हो। जब टकराव होगा तभी तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा खड़ा होगा, और जब हिंदू मुसलमान का मुद्दा खड़ा होगा तभी तो ओबीसी ब्राह्मणों के तरफ खड़ा होगा, और जब ओबीसी ब्राह्मणों की तरफ खड़ा होगा तभी तो ब्राह्मण जीत कर जाएगा, नहीं तो कैसे जीत कर जाएगा। अगर ओबीसी जाति जनगणना के लिए खड़ा रहा तब तो बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ जा सकता है, दूसरी पार्टी की तरफ जा सकता है। वो कहेगा जो हमारी लड़ाई लड़ेगा उसको वोट देंगे, लेकिन जब हिंदू मुसलमान का मुद्दा खड़ा हो जाएगा तब ये कहा जाएगा कि जो हिंदू की तरफ है उसको वोट देंगे। तो ये जानबूझ करके हिंदू मुसलमान के फसाद कराए जा रहे हैं ताकि ओबीसी बिजी रहे। ओबीसी के पास रोजगार की कोई कमी नहीं है। अब आप कह रहे होंगे बहुत सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, तो घूम रहे हैं, मगर बजरंग दल आरएसएस के लोगों ने ओबीसी को काम दिया हुआ है, कुछ करो मत करो तुम्हारे पास रोजगार की पक्की गारंटी है, 24 घंटा मुसलमानों का विरोध करो, ये तुम्हारे लिए परमानेंट रोजगार। अपनी जाति जनगणना की बात मत करना, अपनी हिस्सेदारी की बात मत करना, अपने हक अधिकार की बात मत करना, क्योंकि तुम्हें जानने का अवसर ही नहीं मिलेगा। जब तुम 24 घंटा मुसलमान के विरोध में ही लगे रहोगे तो तुम्हें अपने बारे में जानने का मौका कहां से मिलेगा, और कैसे जानोगे? तो जानोगे ही नहीं तो बोलोगे क्या, लड़ोगे क्या? तो तुम बिजी रहो इसमें। तो 24 घंटे 365 दिन का रोजगार गारंटी स्कीम ओबीसी के लिए मुसलमानों के खिलाफ लड़ते रहो, ये चलाते। अरे भाई, ये मोबाइल मेरे पास है, मुझसे लड़ोगे तो मिलेगी, मगर माकड़े साहब से लड़ोगे तो कैसे मिलेगी? मोबाइल मेरे पास है, मुझसे लड़ोगे तो मिलेगी, माकड़े साहब के पास है नहीं, उनसे लड़ोगे तो कैसे मिलेगी? अरे देश की सत्ता व्यवस्था पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया है और लड़ोगे मुसलमानों से तो क्या मिलेगा? बड़ी से बड़ी संख्या का जीरो से गुणा करो, कितना होगा? जीरो। और जीरो को जीरो से गुणा करो तो कितना होगा? तो भी जीरो होगा। तो अगर हमारे पास थोड़ा बहुत है भी तो मुसलमानों को तो जीरो कर दिया, तो जीरो से लड़ोगे तो भी जीरो, और वैसे भी हमको भी लगभग जीरो ही कर दिया है, तो जीरो और जीरो को भी अगर लड़ाओगे तो भी जीरो ही होगा। जिनके पास है उनसे लड़ना पड़े, जिनके पास नहीं है उनसे लड़ने का कोई मतलब नहीं है। जो देश की सत्ता और व्यवस्था को कंट्रोल कर रहे हैं उनसे लड़ोगे तो केवल अधिकार नहीं मिलेगा, शासक बन जाओ। जनगणना क्यों नहीं करना चाहते ब्राह्मण? उनको पता है जिस दिन जनगणना हो गई ये हिंदू वाला सिगुफा काम नहीं करेगा, जनगणना होते ही ये सिगुफा काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? आंकड़े आ जाएंगे ना, कितने प्राइवेट नौकरी, कितने के पास निजी व्यवसाय है, कितने के पास नहीं है, कितने के पास जमीन है, कितने भूमिहीन है, सारे आंकड़े आ जाएं। और हम केवल ओबीसी की गिनती की मांग नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं सबकी हो, तभी तो पोल पट्टी खुलेगी, नहीं तो खुलेगी ही नहीं। ब्राह्मणों के भी आंकड़े आने चाहिए कि उन्होंने कितनी मलाई खा के रखी है 75 साल में, वो भी तो आंकड़े आने चाहिए। जब ये दोनों आंकड़े आए तो देश में हंगामा खड़ा होगा। मंडल कमीशन का हंगामा जितना बड़ा हुआ था उसका 50 गुना बड़ा हंगामा देश में खड़ा होगा। इसका आकलन ओबीसी के लोगों को नहीं है, इसका आकलन ब्राह्मणों को है। मंडल कमीशन के मूवमेंट ने देश को कई ओबीसी मुख्यमंत्री दे दिए। मंडल कमीशन के आंदोलन ने देश में ओबीसी के कई मुख्यमंत्री दे दिए। और जाति आधारित जनगणना का मूवमेंट अगर सफल होगा तो देश में ओबीसी का प्रधानमंत्री देगा। इतना बड़ा मामला है, छोटा मामला नहीं है, इतना बड़ा मामला है। इसलिए ब्राह्मण डरते हैं, उनको लगता है कि ओबीसी को हिंदू के खाते में जमा करके रखा। अगर ओबीसी का खाता ओपन कर दिया तो ओबीसी कहेगा अरे हम 60%, तुम 3.5%, हम 60% वाले 3.5 के पीछे पीछे चले, ये कैसे होगा?
60% वाले 3.5 के पिछलग्गू बने रहेंगे, ये कैसे होगा? तो कई प्रकार की क्रांति देश में हो सकती है। राजनीतिक क्रांति हो सकती है, धार्मिक क्रांति हो सकती है, सामाजिक क्रांति हो सकती है, कई प्रकार की क्रांति देश में हो सकती है। ओबीसी के लोगों का तो कोई काम ही बगैर ब्राह्मण के नहीं चलता। हम लोगों का जन्म से लेकर और मरने के बाद तक का वो सारा ब्राह्मण के अनुसार ही होता है। तो ये भी क्रांति होगी। जाति जनगणना आने के बाद ये सामाजिक क्रांति भी होगी। तो बहुत सारी क्रांतियां होगी। इसलिए ब्राह्मण जाति आधारित जनगणना से डर रहे हैं कि उनके हाथ से सारा राजपाट और सिस्टम चला जाएगा और इस देश का जो असल बासिंदा है, असल मूल्यवासी है, वो इस देश का शासक बन जाएगा। इतना बड़ा मुद्दा जाति आधारित जनगणना का मुद्दा है। इसलिए लगातार इसको लेकर लंबे समय से हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हम उठाते हैं, वो दबाते हैं, हम फिर उठाते हैं, फिर वो दबाते हैं। 2011 में जब हम लोगों ने जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठाया, मोहम्मद मेश्राम साहब ने देश भर में 51,000 कार्यक्रम किए इसको लेकर। जब हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया तो पार्लियामेंट बंद हो गई। नेताओं ने कहा, शरद जी, लालू जी, नीतीश जी, मुलायम सिंह, रामविलास पासवान, इन नेताओं ने कहा जानवरों की करते हो, हमारी नहीं करते हो, कैसे चलेगी पार्लियामेंट? बंद हो गई। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। समर्थन करे तो खतरा, विरोध करे तो खतरा। को भी समझ में नहीं आ रहा था, समर्थन करे तो खतरा, विरोध करे तो खतरा। आरएसएस को भी समझ में नहीं आ रहा था, समर्थन करे तो खतरा, विरोध करे तो खतरा। विरोध करते हैं तो ओबीसी हाथ से निकल जाएगा, समर्थन करते हैं सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। आगे कुआं पीछे खाई। तो ब्राह्मणों ने तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला? इससे बड़ा दूसरा मुद्दा खड़ा कर। तो आपके महाराष्ट्र से अन्ना हजारे को उठाया, हरियाणा से बाबा रामदेव को उठाया और इन लोगों के माध्यम से अभियान चलाया कि जन लोक होना चाहिए। देश में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है और टीवी अखबार वाले 24 तास क्या चलाते थे? जन लोकपाल, जन लोकपाल, जन लोकपाल, अन्ना हजारे, अन्ना हजारे, अन्ना हजारे, अन्ना हजारे, अन्ना हजारे, अन्ना हजारे के अलावा कुछ दिखाते ही नहीं थे। हमने उसी समय कहा था कि जिस दिन ओबीसी की गिनती का मुद्दा दब जाएगा उस दिन अन्ना हजारे अखबार के पन्ने से गायब हो जाएगा। अभी पता है, अरे किसान आंदोलन वाले बड़ी मेहनत से ढूंढ रहे थे, उनको भी अन्ना हजारे नहीं मिले। वो ढूंढ रहे थे किधर गए, किसानों पर इतना संकट आया है, अन्ना हजारे भी किसान हैं, आ जाते हमारे आंदोलन में सपोर्ट करते, मिले ही नहीं अन्ना हजारे। बाबा रामदेव तो व्यवसायी हो गए, अभी उनको भ्रष्टाचार से कोई लेना देना ही नहीं है, उस प्रक्रिया में ही शामिल हो गए। ओबीसी का मुद्दा दब गया, मगर फिर हम लोगों ने उठाए, फिर ये उठ रहा। अभी बिहार में जब 25 मई को हम लोगों ने भारत बंद किया, उधर गिनती का फैसला ले लिया विधानसभा ने। आपके महाराष्ट्र में भी प्रस्ताव पास है विधानसभा में, मगर हो नहीं रही है। वैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो मराठा ही है, उनकी भी तो नहीं गिनती हो रही है। उनको भी सोचना चाहिए, इस बारे में विचार करना चाहिए। तो साथियों, ये हालात हैं कि देश में अगर हम अपनी बोली बोलने लगे तो हमारे जो हमको गुमराह करने वाले लोग टेंशन में आ जाते हैं। जाति आधारित गिनती का मुद्दा हम लोगों ने उठाया, इसको नेशनल इशू बनाया। आज वो परेशान है इस पर, और आने वाले समय में उनकी परेशानी कम नहीं होने वाली है, और ज़्यादा बढ़ाने का काम करें, और ज़्यादा बढ़ेगी। इसीलिए तो दिन रात निकले हुए हैं। मैंने अपने जिम्मे एक ही काम लिया है, देश में ओबीसी का मजबूत संगठन, मजबूत आंदोलन खड़ा करके ही रहूंगा। ये संकल्प लेकर के घर छोड़ा। कुछ भी हो जाए, कोई भी स्थिति परिस्थिति आए, मगर ये करके ही रहूंगा, ये संकल्प के साथ निकला। तो जाति आधारित गिनती के लिए हम लोगों को लड़ाई लड़ना है। जो समझदार है उनको दूसरों को समझाना है। एक दो बात और कहकर अपनी बात समाप्त कर देता, चूंकि समय ज़्यादा हो रहा, 9 से ज़्यादा हो गया मुझे लग रहा।
हम लोग जब 16 नवंबर 92 को मंडल कमीशन का फैसला आया, 52% ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिला और उसमें भी क्रीमी लेयर लगा दिया। मंडल कमीशन की केवल एक सिफारिश लागू की गई, बाकी लागू नहीं की गई। तो हम लोगों को क्या कहा गया? देखो 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? संविधान में तो कहीं लिखा नहीं कि नहीं हो सकता। फिर भी क्यों नहीं हो सकता? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, हम लोग मान गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो मान गए। हम मांग कर रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए। ऊपर से क्रीमी लेयर लगा दिया, कहा ओबीसी में कुछ लोग, दूसरी तरफ एजुकेशन की फीस कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। क्या है? षड्यंत्र है। हमको क्रीमी लेयर लगा रहे हो, तुम्हारे में जो पैसे वाले हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और दूसरी तरफ एजुकेशन की फी भी बढ़ा रहे हो। जब फीस बढ़ेगी, बिना पैसे वाले अपने बच्चे को कैसे पढ़ा लेंगे? कल परसों मुझे कुछ किसान मिले थे मीटिंग में, तो उनसे बात हो रही थी, तो हमने कहा आप अपने बेटे को डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ा सकते हो क्या? बोला नहीं पढ़ा सकते। तो हमने कहा आज़ादी के 75 साल में देश का बहुत ज़्यादा विकास हो गया। इतना विकास हो गया कि पहले मजदूर अपने बच्चे को पढ़ा करके डॉक्टर बना लेता था। किसान अपने बच्चे को डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ाता था, डॉक्टर बना लेता था। 75 साल में इतना देश का विकास हो गया कि अब किसान अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकता, मजदूर अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकता। इतना ज़्यादा विकास हो गया, और सरकारी नौकरी वाला भी बनाने की स्थिति में नहीं है। कुछ लोग जो है वो भी धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। ये स्थिति देश में पैदा की जा रही, और हमारे ऊपर क्रीमी लेयर लगाया गया। तो परिणाम क्या हुआ? जो ओबीसी पैसे वाले थे वो पढ़ा सकते थे अपने बच्चों को, महंगी एजुकेशन दिला सकते थे, मगर वो क्रीमी लेयर में है, इसलिए रिजर्वेशन नहीं मिला। 314 जो रोका गया, ये क्रीमी लेयर का नाम लेकर रोका गया आईएसओ का। जो पढ़ा सकते हैं वो क्रीमी लेयर में है, इसलिए रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जो पढ़ा नहीं सकते हैं वो क्रीमी लेयर में नहीं है, मगर जब पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते तो रिजर्वेशन तो पढ़ने के बाद मिलता है ना, पढ़ने के पहले थोड़ी ही मिलता है। पढ़ने के बाद रिजर्वेशन है, तो पढ़ाने के लिए फीस की व्यवस्था नहीं है तो रिजर्वेशन कैसे लेंगे? तो रिजर्वेशन ऊपर से खत्म, नीचे से खत्म। जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा, भाई साहब ले लो थोड़ा। पता ही है वो कैसे ले लेगा, दांत ही नहीं है उसके पास तो कैसे चना खाएगा? तो रिजर्वेशन ओबीसी का ऊपर से नीचे से खत्म कर दिया गया। ओबीसी को आज तक पता नहीं चला, क्योंकि ये षड्यंत्र पता ना चले, इसके लिए रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये अभियान भाजपा आरएसएस के द्वारा चलाया गया, और कांग्रेस भी उनकी मदद कर रही थी मंडल कमीशन लागू होने में। जैसे टीवी पर जब प्रवक्ता बैठते हैं तो कांग्रेस वाला बीजेपी वाले को कहता है ये नहीं लागू कर रहे हैं, और बीजेपी वाला कहा अरे 75 साल से तुम थे, इतना साल 75 साल में इतना साल तुमने राज किया, अरे तुमने कब किया? और एक्चुअल बात क्या है? चोर चोर मौसेरे भाई। तो दोनों मिले हुए हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ये करना नहीं है। राजीव गांधी बोलता नहीं था, उसको भाषण देना, राजीव गांधी को भाषण देना नहीं आता था, बोलते नहीं थे, मगर मंडल कमीशन के विरोध में पार्लियामेंट में कई घंटे का भाषण राजीव गांधी ने दिया। कांग्रेस भी विरोध कर रही थी, बीजेपी भी विरोध कर रही थी, और यात्रा निकाल रहे थे मंदिर के लिए। ओबीसी के तमाम नेताओं को आगे किया हुआ था। अभी कल परसों मुझे नागपुर में एक आदमी मिल गए, उन्होंने कहा सर मैं भी गया था गिराने के लिए। मेरा भाषण सुनने के बाद उन्होंने कहा सर मैं भी गया था। मैंने कहा हम तो वहीं के थे, वहाँ के लोग नहीं गए, बाकी देश भर से लोग गए थे।
वहाँ के लोग कम थे, जो भाजपा आरएसएस से जुड़े थे वही थे, बाकी ज़्यादा लोग नहीं गए। मगर अलग अलग बोली भाषा बोलने वाले बहुत सारे लोग गए, देश भर से गए। तो मंदिर बनाने लगे ओबीसी के लोग। तो मंडल आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि मंदिर बनाने लगे तो मंडल कहाँ से समझ में आएगा। अब ताकत तो ज़्यादा है ही, जिधर लगते हैं उधर काम फाइनल हो जाता। मंदिर में लगे तो मंदिर तो फाइनल हो गया, मंडल में लगे होते तो मंडल फाइनल हो जाता। अब मंदिर फाइनल हो गया, मगर एक भी ओबीसी को, मंदिर का जो ट्रस्ट बना उसमें एक भी ओबीसी को नहीं रखा। अरे हमने कहा भाजपा वालों, आरएसएस वालों, दूसरे ओबीसी वाले अच्छे वाले हिंदू नहीं होंगे तुम्हारी निगाह में। विनय कटियार बहुत बड़े हिंदू थे, कल्याण सिंह बहुत बड़े हिंदू थे, उमा भारती बहुत बड़ी हिंदू थी, कम से कम उनको रख लेते ट्रस्ट में। मंदिर की लड़ाई लड़ने के लिए, जेल जाने के लिए विनय कटियार हिंदू थे, कल्याण सिंह हिंदू थे, उमा भारती हिंदू थी, रिटम्बरा हिंदू थी, प्रवीर तोगड़िया हिंदू थे, और तमाम ओबीसी के नेता हिंदू थे। लेकिन जब ट्रस्ट में रखने का मामला आया, एक भी ओबीसी को नहीं रखा। और रखने का छोड़ो, जब शिलान्यास हो रहा था, हवा नहीं लगने दिया वहां का। इन लोगों को जिन्होंने मंदिर की लड़ाई लड़ी, उनको हवा तक नहीं लगने दिया वहां का। तो 3 समय हम लोग हिंदू होते हैं। जब मुसलमान से लड़ना हो तब हम वीआईपी दर्जे के हिंदू होते हैं। क्यों? ब्राह्मण को डर लगता है, लड़ने जाए पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो पीछे ही रहता। ब्राह्मण 3 किलोमीटर पीछे से ओबीसी को आगे करता है, गाइड करता है। वो 3 किलोमीटर पीछे रहता है, ओबीसी 3 किलोमीटर आगे मैदान में रहता है। मुसलमान से लड़ने के लिए हम वीआईपी दर्जे के हिंदू, वोट देने के लिए पहले दर्जे के हिंदू हैं, चंदा देने के लिए पहले दर्जे के हिंदू हैं। 3 समय हम बहुत बड़े वाले हिंदू हैं। लेकिन जब हम कहें भागवत जी आपको वोट दिया, आप भी हिंदू हम भी हिंदू, गिनती कर लो, अरे देशद्रोह वाली बात करते हो। तो अगर अधिकार की बात करो तो देशद्रोही हो, अधिकार की बात करो तो हिंदू नहीं हो, तब देशद्रोही कहेगा। अरे तोड़ने वाली, समाज को तोड़ने वाली बात करते हो, जाति की बात कर रहे हो। जाति उन्होंने बनाई, टीवी पर रोज चर्चा होती, इससे जातिवाद बढ़ेगा। अरे मैंने कहा धर्म के नाम पर ज्यादा फसाद हुए हैं या जाति के नाम पर ज्यादा फसाद हुए हैं? रोज तो धर्म के नाम पर फसाद होते हैं, और तुम धर्म के नाम पर गिनती करते हो, जाति के नाम पर फसाद ही नहीं है। वो कहते हो जातिवाद बढ़ेगा, दिन भर चिल्लाते हो जाति तुमने बनाई, अब गिनने में तुमको परेशानी हो रही। तो ओबीसी को दबा दिया मंडल का मुद्दा। 52 को 52 मिलना चाहिए था, मगर लड़ेगा तब न मिलेगा, नहीं लड़ेगा तो कैसे मिलेगा। 10% उनको दे दिया, उसके लिए 50% की सीमा नहीं है। कब दे दिया पता भी नहीं चला किसी को। उस दिन जब बहस हो रही थी पार्लियामेंट में, तो ओबीसी के नेताओं को मैं सुन रहा था, पार्लियामेंट में बोल रहे थे, बहुत अच्छा भाषण दे रहे थे लोग। मुझे लगा आज ओबीसी के नेताओं का जमीर जाग गया है, आज कुछ हो कर रहेगा ओबीसी के लिए। लास्ट लाइन सुनकर बड़ी निराशा हुई। सारा रोना रोया कि महोदय ओबीसी की गिनती नहीं हुई, ओबीसी को इतना चाहिए था, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये भी नहीं मिला। तो हमने सोचा अब आगे कहेंगे कि ये सब दो, मगर फिर क्या कहा लास्ट लाइन ओबीसी के नेताओं? महोदय हम ईडब्ल्यूएस आरक्षण की इस बिल का समर्थन करते हैं। इतना सारा रोना रोने की क्या जरूरत थी? एक लाइन में समर्थन कर देते, इतना रोना रोने की क्या जरूरत थी? तो उनको लगा ओबीसी नाराज ना हो जाए, तो पहले ओबीसी का रोना रो लिया, फिर एक लाइन में समर्थन कर दिया। अगर वो लोग कहते कि महोदय हम 10% को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, तैयार है, मगर आज ही बिल लाया जाए 52 को 52% देने का, वो भी इसी समय पास किया जाए। हम 10 को समर्थन देंगे, 52 का भी समर्थन आप लोग करो, दोनों बिल आज पास करते हैं तो ओबीसी का फायदा हो जाता। मगर ऐसा नहीं किया और वो बिल पास हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर भी लगा दिया, 10% रिजर्वेशन चालू हो गया और 52% ओबीसी को 52% आज तक नहीं मिला। इस मुद्दे को लेकर भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि अब तो 50% की सीमा खत्म हो गई।
अब 50% का कोई मतलब नहीं रहा 10% EWS लागू होने के बाद। तो अब 52 को 52 मिलना चाहिए। कुछ राज्यों में इसको लागू किया, छत्तीसगढ़ में बढ़ाया, राज्यपाल रोके पड़े हैं उसको, सिग्नेचर ही नहीं कर रहे राज्यपाल उस पर। राज्यपाल बीजेपी के हैं, सिग्नेचर ही नहीं कर रहे उस पर। तो ये लड़ाई, इसके लिए भी हम लोग परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। ये दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसानों को MSP गारंटी कानून मिलना चाहिए, क्योंकि हर चीज जो बनाता है वही उसका मूल्य निर्धारित करता है। आप कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी जिसने बनाया उसका मूल्य उसने निर्धारित किया। हम माइक पर बोल रहे हैं, माइक जिसने बनाया इसका मूल्य उसने निर्धारित किया। गाड़ी से आए, गाड़ी जिसने बनाया उसका मूल्य उसने निर्धारित किया। मोबाइल है, मोबाइल जिसने बनाया। आप खरीदने जाओ मार्केट में, आप कहोगे कि आप 10,000 में इसको खरीदोगे, या दुकानदार बताएगा ये 10,000 में आपको मिलेगा? दुकानदार बताएगा कि ये 10,000 में आपको मिलेगा। इसका मतलब है कि जो सामान जो बनाता है वही उसका दाम तय करता है। हम जब खरीदने जाते हैं किसान, तो हम कहते हैं कितने में दोगे हमको, और जब बेचने जाते हैं तो कहते हैं कितने में लोगे। जब खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कितने में दोगे, और जब अपना धान बेचने जाते हैं तो कहते हैं कितने में लोगे हमारा धान। अरे ये भाई कैसे होगा? अरे हमारा है तो हमको कीमत निर्धारित करने का अधिकार दे दो। तुम्हारा तो तुमने लिया ही है, हमारा हमको कीमत निर्धारित करने का अधिकार दे दो। मगर किसान इतना भी नहीं मांग रहे। अरे किसान तो कह रहे हैं तुम ही बता दो कम से कम कितने में हमारा खरीद लोगे। किसान ये नहीं कह रहे हमको अधिकार दे दो, किसान ये कह रहे हैं कितने में हमारा अनाज तुम खरीद लोगे, ये हमको तुम ही तय करके बता दो। MSP का क्या मतलब है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसकी गारंटी दे दो। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे दो कि मिनिमम इतने में हम तुम्हारा खरीद लेंगे। मगर ये भी सरकार करने के लिए तैयार नहीं है। इससे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो किसानों को MSP गारंटी कानून लागू होना चाहिए। इस मांग को लेकर भी हम लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा मोदी जी जब 2014 में आए थे तो कहा था देश नहीं बिकने दूंगा। तो हमारे लोग बहुत खुश हो गए, कहा देश नहीं बिकने देंगे। जैसे हमारे लोगों को लगा कि देश तो जा ही रहा था, मोदी जी आ गए तो बच जाए, प्रधानमंत्री बन गए। अब मन ही मन कसम खा लिया, देश नहीं बचने दूंगा। एक एक चीज अडानी अंबानी को दिया जा रहा है। 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, ऐसी खबर है। 3 करोड़ से ज्यादा लोग रोजगार की तलाश में हैं, उनको रोजगार नहीं है। रेलवे जैसे डिपार्टमेंट में रोजगार नहीं बचा, टेलीफोन जैसे डिपार्टमेंट में जो लाखों रोजगार देते थे, एक एक गांव से 10-10 परिवार के लोग रोजगार में होते थे, उस सब में ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दिया। एक एक चीज बेचने का काम हो रहा है। सबका साथ सबका विकास का नारा है, और एक्चुअल काम क्या है? सबका साथ अडानी अंबानी का विकास, बाकी सबका सत्यानाश। ये एक्चुअल काम ये हो रहा है। नारा सबका साथ सबका विकास का चल रहा है। तो निजीकरण जब बड़े पैमाने पर हो रहा है तो चर्चा निजीकरण की हो रही है, मगर खत्म SC ST OBC का आरक्षण हो रहा है, जिस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई डिबेट नहीं हो रही है। चर्चा निजीकरण की हो रही है, खत्म SC ST OBC का रिजर्वेशन हो रहा है। तो हमारी 2 मांग है। एक तो निजीकरण बंद करो, बहुत ज़्यादा हो चुका है, उसको ही सरकारी करना पड़ेगा आने वाले समय में। जो प्राइवेटाइजेशन में चला गया है उसको ही वापस लेना पड़ेगा। पहले इस पर तत्काल रोक लगे। और दूसरा, जो उद्योगपतियों का विकास हो रहा है, उद्योगपतियों के पैसे से नहीं हो रहा है। सरकार अपना खजाना उद्योगपतियों पर लुटा रही है, इसलिए उद्योगपतियों का विकास हो रहा है। तो सरकार के पास खजाना कहाँ से आ रहा है? सरकार के पास खजाना जनता के टैक्स से आ रहा है। टैक्स देने वालों में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग 85-90% है। अगर 85-90% हम लोग टैक्स देने वाले हैं, मतलब हमारे टैक्स का पैसा पूंजीपतियों पर लुटाया जा रहा है। जब हमारे टैक्स का पैसा पूंजीपतियों पर लुटाया जा रहा है तो हमारे फायदे की जो सरकारी योजनाएं हैं वो पूंजीपतियों के यहां क्यों नहीं लागू होगी?
मंडल कमीशन ने भी कहा है कि जो जहां जहां सरकारी अनुदान, सरकारी बेनिफिट जो पूंजीपति लेते हैं वहां रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। तो होना चाहिए, निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, नहीं तो बड़े पदों पर वही लोग रहते हैं और शोषण करने के लिए केवल हमारे लोगों को कंपनियों में रखा जा रहा है, ये देखा जा रहा है। तो इस लड़ाई को भी हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। ईवीएम के बारे में आप लोग जान रहे हैं, ईवीएम से कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। और अभी चुनाव आयोग ने कहा कि अगर आपका वोट बॉम्बे में है तो आपको बॉम्बे से भंडारा वोट डालने आने की जरूरत नहीं है, आप बॉम्बे में वोट डालोगे और आपका वोट भंडारा पहुंच जाएगा। अरे वहीं डालते थे तो इतना बड़ा घोटाला हो गया, अब बॉम्बे में डालेंगे भंडारा पहुंचेगा तो कितना बड़ा घोटाला हो जाएगा। तो महा घोटाला तो पहले से ही हो रहा है, महा से भी महा 3-4 बार लगा दो तो उतना बड़ा महा घोटाला हो जाए। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा 8 अक्टूबर 2013 को कि ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, पेपर ट्रेल लगवाया, पेपर ट्रेल के कागजी मतपत्रों की गिनती नहीं हो रही, इसलिए चोरी नहीं पकड़ी जा रही। या तो कागजी मतपत्रों की गिनती हो या तो बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। इसको लेकर भी हम लोग ये परिवर्तन यात्रा चला रहे हैं। कई मुद्दे हैं, मगर एक आखिरी मुद्दा बताकर अपनी बात समाप्त कर देता हूं। रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट बनाया जाए। क्यों बनाया जाए रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट? इतना दिन से रिजर्वेशन लागू है, मान लो ओबीसी को 92 में लागू हुआ, मगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को तो पहले से लागू है। शेड्यूल कास्ट का कोटा नहीं पूरा हुआ, शेड्यूल ट्राइब का कोटा नहीं पूरा हुआ, ओबीसी का कोटा नहीं पूरा हुआ। क्यों नहीं हो रहा है? सवाल है क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि जो अधिकारी नियुक्तियां करते हैं वो रिजर्वेशन को ठीक प्रकार से लागू नहीं करते हैं और इसकी वजह से SC ST OBC की सीटें रिक्त पड़ी रहती है। रिजर्वेशन ठीक प्रकार से क्यों नहीं लागू करते हैं? क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है जो रिजर्वेशन ठीक प्रकार से लागू ना करने वाले अधिकारियों को दंडित करने का काम करे, सजा देने का काम करे। ऐसा कानून नहीं है। अगर रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट बनता है तो जो अधिकारी गलत तरीके से आरक्षण लागू करेगा उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी, उसको सजा होगी, तो सारे सीधे हो जाएंगे और ठीक प्रकार से रिजर्वेशन लागू हो सकता है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग पूरे महाराष्ट्र में 101 दिन तक हम रहेंगे और 101 दिन तक लोगों को जागृत करने का काम करेंगे और देश भर में जागृत करने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये लड़ाई है, ये लोकतंत्र में गोली बारूद बम की पिस्तौल की लड़ाई नहीं होती, लोकतंत्र में बोली की लड़ाई होती है। फिर से आप लोगों को अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे लोगों को हमारी बोली बोले, इसके लिए लोगों को तैयार करने की जरूरत है। जो तैयार लोग हैं वही लोग तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग अपना बुद्धि, अपना पैसा, अपना समय, अपना श्रम, अपना हुनर लगाएंगे, ऐसी हमको आशा और उम्मीद है। और इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर विकास चौधरी पटेल साहब, आपने